हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका सारथी एआई चैनल, जहां पर हम करते हैं जीके को टॉपिक वाइज कवर। आज लेकर आए हैं दोस्तों गुप्ता डायनेस्टी को। गुप्त काल भारतीय इतिहास का, साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाने वाला काल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कई सारे फैक्ट्स, कई सारे क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं इससे। तो हम देखेंगे इसकी शॉर्ट समरी, करेंगे कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चंस और एक एक फैक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। हम रेगुलरली आपके लिए सेलेक्टेड कंटेंट यहाँ पर लाते रहेंगे। कुछ पीवाईक्यू हम कुछ करेंगे, कुछ समरी देखेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में आपका बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा जीके का। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी को। गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी दोस्तों तीसरी सदी के अंत में। ठीक है, ये जो प्रयाग के निकट कौशाम्बी में इनका प्रारंभिक अस्तित्व सामने आया था। ये जो गुप्त लोग हैं, ये कहे जाते हैं कि कुषाणों के सामंत रहे होंगे। सामंत या फ्यूडेटरी वे लोग होते हैं जो दूसरे वंश में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे होते हैं। धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन इतने स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि उन्हें लगता है कि हम खुद ही अब शासन कर सकते हैं। तो या तो वो उस वंश से लड़ करके या दूसरी कहीं अदर दूसरी जगह पर अपनी टेरिटरी स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जमींदार वगैरह होते थे ना, राजा खुद तो सब कुछ नहीं कर पाता था, तो वो इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे अलग अलग लोगों को प्लेस्ड करता था। तो ये लोग जो कि राजाओं के सामंत होते थे, इंडिया में ये कल्चर काफ़ी चला कि मोस्टली जो डायनेस्टीज चेंज होती थी तो उनके पीछे सामंत या सेनापति या सेना प्रमुख जो इनके होते थे, वही लोग दूसरी डायनेस्टी को स्थापित करते थे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो कुषाणों के सामंत थे गुप्तास। ठीक है, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था ये था श्रीगुप्त। ठीक है, 240 ईस्वी से में इसने गुप्त वंश की स्थापना की। 240 से 280 ईस्वी तक ये रहा। इसके बारे में सिर्फ इतना ही हमें जानना है कि ये गुप्त वंश का संस्थापक था, क्योंकि ये कोई महान शासक नहीं था। और इसके बाद बस इतना जानना है कि इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। ठीक है, जो कि 280 से 320 ईस्वी तक के हुआ। अ, इसके बाद जो घटोत्कच का उत्तराधिकारी होता है वो बनता है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट, जिसको कि हम कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ये जो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसको ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था या वो कौन था जिसे हम गुप्तास का प्रथम महान सम्राट कहते हैं, या इस टाइप से वर्डिंग के थ्रू आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम को ही लेना है। ठीक है, श्रीगुप्त जो था वो तो उसने नींव रखी थी, लेकिन उतना कुछ गुप्तास के लिए नहीं किया। बस श्रीगुप्त को हमको एज अ संस्थापक याद रखना है, और उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच याद रखना है। और घटोत्कच को के बाद घटोत्कच का उत्तराधिकारी जो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, उसको मेनली हमको देखना है डिटेल में, क्योंकि इससे अक्सर फैक्ट बनते हैं। तो 320 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा था। एक और चीज दोस्तों, ये चंद्रगुप्त है, गुप्तास के चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त प्रथम है, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय भी आएगा। तो आपको जो मौर्यन एम्पायर का चंद्रगुप्त मौर्य है उससे कंफ्यूज नहीं होना है। वो था 322 ईसा पूर्वी में बैठा था, मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी उसने। ठीक है, और ये है 320 ईस्वी में, यानी कि लगभग 600 सालों का अंतर है, 300 इधर 300 उधर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में है, गुप्तास के। तो इसने ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, ये जो लिच्छवी वंश है ना, ये गुप्तास के समकालीन ही गंगा नदी के ऊपरी भाग में उत्तरी भारत में, या यूं कहे कि भारत और नेपाल की जो अभी प्रेजेंट बॉर्डर है वो से लाकर के में ये लिच्छवी वंश हुआ करता था, जिसकी रानी कुमार देवी थी। ठीक है,
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना हुआ है और आगे इससे रिलेटेड और दूसरी चीज़ें भी हम देखेंगे, तो याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था, ठीक है। इससे मिली थी महाराजाधिराज की उपाधि, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसी ने गुप्त संवत 319 या 320 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। एग्जैक्ट तो नहीं पता है कि 319 है या 320 है। 319 320 बुक्स में भी यही मेंशन है, ठीक है। तो ये क्या होते थे गुप्त संवत? आपने उस समय तक के दोस्तों ऐसा तो था नहीं कि कोई पर्टिकुलर ईयर कंसिडर कर लिया गया हो और माना गया हो कि यहीं से दुनिया की शुरुआत हुई है, ऐसा कुछ नहीं था ना। तो जो भी थोड़ा सा बड़ा शासक होता था वो सोचता था कि नहीं, हम ही स्टार्ट करते हैं। तो आपने पहले शक संवत सुना होगा, विक्रम संवत सुना होगा, हिजरी संवत सुना होगा, तो सब अलग अलग लोगों ने ऐसे संवत शुरू किए हैं। तो इसी में चंद्रगुप्त प्रथम ने भी गुप्त संवत स्टार्ट किया था 319 से 320 ईस्वी में, ठीक है। तो इसके लिए हम याद रखेंगे गुप्त संवत के लिए चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। अब चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त भी एक महान राजा था जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। इसके बारे में हमको काफ़ी चीज़ें देखनी है। तो समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं। इसने जितने भी युद्ध लड़े, ये जहाँ पर भी गया इसको वहाँ पर काफ़ी सम्मान मिला और ये काफ़ी कुशल शासक था। इसने काफ़ी कुछ अपने गुप्तास की डायनेस्टी को इंक्रीज़ किया और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेपोलियन इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये कभी कुछ हारा ही नहीं, जैसे कि नेपोलियन कभी नहीं हारा था, इसीलिए ये इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसे अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अश्वमेध यज्ञ, आपने अगर कभी अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने रामायण या महाभारत में हो सकता है सुना होगा दोस्तों, तो माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। और इसको हमने इसके समय पे सिक्के पर इसकी एक वीणा वादन करते हुए हमने इसको देखा है सिक्कों पर, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन था वो शासक जिसे सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाई देता है, तो ये समुद्रगुप्त था, ठीक है दोस्तों। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन भी पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, और इसने जो है इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी, ठीक है दोस्तों। तो समुद्रगुप्त के बाद में फिर आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है दोस्तों, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय भी एक महान राजा होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय एक्चुअली में डायरेक्ट गद्दी पर नहीं बैठता है, ये अपने भाई रामगुप्त को हटा करके बैठता है। देखिए, समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठता है रामगुप्त, लेकिन जो एक शक आक्रमणकारी होता है वो क्या करता है, गुप्तास पे हमला करता है और रामगुप्त की मतलब रामगुप्त पर विजय करता है और उसकी वाइफ को लेकर के चला जाता है, मतलब, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त क्या करता है, रानी के भेष में पहुंचता है शकों के यहाँ और शक राजा को मार करके उनको उसको जो रामगुप्त की वाइफ थी उसको लेकर के आ जाता है। और जब ये वापस लौटता है तो रामगुप्त कहता है कि ये हमारी संधि के खिलाफ है, इस टाइप से। तो ये रामगुप्त को भी मार देता है और क्राउन पर खुद बैठता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इतना महान शासक भी बनता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है फिर बाद में विक्रमादित्य की उपाधि लेता है, ठीक है दोस्तों। विक्रमादित्य लोग जब भी कुछ इस तरीके से बड़ा काम करते थे तो ये विक्रमादित्य कहलाते थे और ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे। भारतीय इतिहास में कई सारे विक्रमादित्य हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है।
और चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है दोस्तों, जो शकों पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी उसके उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। और एक चीज जो याद रखिएगा कि इसके समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चीनी बौद्ध यात्री फैयान भारत आया था। ठीक है, ये एक बुद्धिज्म को फॉलो करता था और ये यहाँ पर शिक्षा विक्षा की दृष्टि से आया था और इन्होंने अपनी लिटरेरी वर्क में गुप्तास के बारे में काफ़ी कुछ डिस्क्लोज किया है। ठीक है दोस्तों, और एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कि इसका राजकवि था साब और इसके दरबार में रहते थे 9 विद्वानों की मंडली। ठीक है, और 9 विद्वानों में सबसे प्रमुख थे कालिदास। कालिदास के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो कालिदास जो थे ये गुप्तास के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही थे। ठीक है, और बात करें अन्य लोगों की तो इसमें धन्वंतरी प्रमुख है, अमर सिंह है, वराहमिहिर है ना दोस्तों। तो इनको भी याद रखिएगा और बाकी जो भी कुछ बचे होंगे हमने क्वेश्चंस के थ्रू और ज़रूर देखेंगे। तो इतने लोग है, इतने शासक जिन्हें हमें गुप्तास में मेनली याद रखना होता है। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है मेनली, और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी फिर कुमारगुप्त प्रथम बनता है। ये वही कुमारगुप्त है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी, तो ये कुमारगुप्त था। ठीक है दोस्तों, और बस याद रखिएगा फिर इसका जो अंतिम गुप्त शासक है वो विष्णुगुप्त था गुप्त काल का। ठीक है दोस्तों, और जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे इनको रुपयक्का कहा गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और चलिए देखते हैं, आप जो क्वेश्चंस बने हैं उनको देखते हैं, उनको डिटेल्स में देखेंगे और कुछ फैक्ट बचे हुए होंगे तो वहाँ से कवर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? तो याद करिए दोस्तों, सबसे पहले था श्रीगुप्त जिसने जो संस्थापक था, फिर उसका उत्तराधिकारी आया घटोत्कच और फिर घटोत्कच का उत्तराधिकारी आया चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? तो हमने अभी देखा चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, तो ये थी लिच्छवी वंश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? जहांपनाह, साहिब किरान, कविराज या महेंद्र? तो ये जो समुद्रगुप्त थे ये कविराज कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके दरबारी कवि खालिस्तान द्वारा प्रशस्ति नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया है। हरिसेन, रुद्रसेन, कल्हण या कालिदास? तो ये हरिसेन थे जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को एक शिलालेख में दर्ज करते हैं। याद रखना है हरिसेन को समुद्रगुप्त के दरबारी कवि के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल में है? मौखरी, मौर्य, चोल या गुप्त? तो ये गुप्त काल से रिलेटेड है दोस्तों। ये बाघ की गुफाएं दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इस सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? मौखरी, वर्धन, सातवाहन या गुप्त? तो ये गुप्त काल में मिलता है दोस्तों। ये जो है मध्य प्रदेश में एरण स्तंभ शिलालेख है जो भानुगुप्त का है। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में हमें सती प्रथा का पहली बार उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है ये गुप्ता काल से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को और किसके रूप में भी जाना जाता है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, अहमदाबाद, बिठूर या लखनऊ स्तंभ शिलालेख? तो देखिए आपको याद भी होगा इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयाग कर दिया गया है, तो ये इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से जाना जाता था
और हम इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अमर सिंह किसके दरबार के तेजस्वी व्यक्तियों या दिग्गजों में से एक था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त सील। तो आपको याद होगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, तो ये उनमें से एक थे अमर सिंह। तो याद रखिएगा अमर सिंह को चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? कालिदास, घटकर, वेताल भट्ट या अमर सिंह? तो जो वेताल भट्ट थे उन्होंने मंत्र शास्त्र लिखा था दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेताल भट्ट को मंत्र शास्त्र के लिए। नेक्स्ट है, किसके पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल था? चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? तो हमने देखा था दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन इन्होंने और भी कुछ बड़ा काम ऐसा कुछ नहीं किया था, तो इसे सापेक्षिक मतलब ये जो दूसरे राजा हो इसकी तुलना तुलना में निष्क्रिय या इनएक्टिव काल कहा गया है। ठीक है, तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो ये है समुद्रगुप्त। ठीक है, जो कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए माना जाता है कि इनको संगीत का बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने काफ़ी काम भी किया है इसके लिए, और ये सिक्कों पर भी, मोहरों पर भी इस तरीके से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शकों को हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है दोस्तों, और ये कहलाए थे विक्रमादित्य। नेक्स्ट है, अमर सिंह किसके दरबार में तेजस्वी व्यक्तियों में से एक था? तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के इसमें था। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो ये गुप्त काल की ही बात है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है, दिल्ली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। दिल्ली में है ये लौह स्तंभ, याद रखिएगा। इस स्तंभ के बारे में एक और ख़ास चीज़ है दोस्तों, ये बना हुआ है लौह स्तंभ है, लेकिन ऐसी धातु का इसमें यूज़ किया गया है या ऐसे केमिकल इसमें यूज़ किए गए हैं कि ये रस्ट रेजिस्टेंट है। मतलब इसमें अभी तक के ना जंग लगा है ना मतलब ये जंग रोधी है। ठीक है, तो एक बार ये भी क्वेश्चन बना था कि कौन सा जंग रोधी है इस टाइप से लौह स्तंभ, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में है और संस्कृत में है। ठीक है, और दिल्ली के महरौली में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं प्रीवियसली, और जो हमने समरी में देखे थे वो भी क्वेश्चंस पर बेस्ड थे। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, लिटरेचर में इसमें काफ़ी वर्क हुआ था। आपने विष्णु शर्मा को सुना होगा जिन्होंने पंचतंत्र लिखा था, तो ये गुप्त काल की ही बात है। और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा था, सूर्य सिद्धांत दिया था आर्यभट्ट ने। गुप्त काल में वराहमिहिर ने बृहद संहिता लिखा था, और कालिदास ने कई सारी रचनाएं की, अभिज्ञान शाकुंतलम और भी मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कुछ कालिदास की रचनाएं थी दोस्तों। शूद्रक ने मत्स्यकट्टिकम ये लिखा था इसी समय। तो इन लिटरेरी वर्क्स के कारण भी भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है गुप्तास को। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी याद रखिएगा। और बहुत ही कम समय में बहुत सारे फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है दोस्तों। कुछ अगर छूट भी गए होंगे तो हम इसे जल्दी ही कवर कर लेंगे स्टैटिक जीके में। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह के फैक्ट्स कंटिन्यू आपके लिए
लाते रहेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, हम अगर जीके को सीरियल वाइज़ कवर करने जाएँगे तो ये बहुत टाइम लेता है और एक चीज़ हम करते हैं और दूसरी चीज़ हम भूलते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। तो हम इसीलिए टॉपिक वाइज़ जीके को कवर करते हैं, जिसका जितना इम्पोर्टेंस है उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट को कवर करते हैं ताकि कम समय में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर हो जाए। इसी तरीके से हम 2025 में कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। आपके एग्ज़ाम्स भी कंटिन्यू लगे हुए हैं। एनटीपीसी जल्दी होने वाला है, रेलवे आरपीएफ जल्दी होने वाला है और एसएससी के एग्ज़ाम्स भी उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे। रेलवे ग्रुप डी है। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहिएगा, हम आपके लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट लाते रहेंगे और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि आपको वो प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।